आज के इस ऑनलाइन आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज से हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने मैथमेटिक्स समुच्चय सिद्धांत चैप्टर को पढ़ा है और उन सभी एक्सरसाइज को मैंने बता दिया है। इसके बावजूद अगर किसी विद्यार्थी का कोई नहीं बना होगा तो रिकॉर्डिंग मोड में यूट्यूब पर लेक्चर पड़ा हुआ है, वहां से आप जा करके दोबारा उसको देख करके समझ सकते हैं और फिर जो है अपना एक्सरसाइज बना। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता तो निश्चित रूप से आप मुझसे आप मैसेज कर दीजिए, पर्सनली प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स की। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि 11th में फिजिक्स की 2 किताबें हैं, एनसीईआरटी में 2 किताबें हैं, लेकिन भारती भवन की किताब अगर आप लीजिएगा तो उसमें एक सिंगल बुक में ही सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, एक ही बुक में सब कुछ दिया हुआ है अगर भारती भवन की बुक लेते हैं तो। और अपना सेल्फ स्टडी के लिए बेहतर है कि आप भारती भवन की बुक को ही प्रीफर करें। ठीक है, एनसीईआरटी की भाषा थोड़ी जटिल है तो आपको समझने में परेशानी होगी, इसलिए आप जो है एनसीईआरटी को छोड़ करके आप जो भौतिकी की भारती भवन की किताब है उसको खरीद लेंगे। केमिस्ट्री में भी आप भारती भवन को ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरुआत। देखिए, पहला तो फिजिक्स का या साइंस का कहें तो इंट्रोडक्शन है। चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, आपको जैसा कि हेडिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत। ठीक है, तो भौतिक जगत क्या होता है? हमारे चारों तरफ जो संसार है ये ना फिजिकल वर्ल्ड है, यही भौतिक जगत है। भौतिक का मतलब कि आपके बाहर, यानी आप जो है उसके बाहर जो भी है, ठीक है, वो फिजिकल वर्ल्ड में आता है, नेचर में आता है, प्रकृति में आता है, इसी को हम बोलते हैं भौतिक जगत। तो देखिए, शुरुआत करते हैं विज्ञान से। ठीक है, तो विज्ञान अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग साइंस। ठीक है, सभी को पता है अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। तो सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि साइंस, इसकी जो उत्पत्ति होती है, ये शब्द जो बना है वो लैटिन, ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया, इसको हम लोग क्या, सिंटिया। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं सिंटिया। तो ये शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है। और सिंटिया, तो सिंटिया का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान इल्म हासिल करना, या टू नो। तो आपको पता ही है कि साइंस में हम लोग क्या करते हैं, चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से अगर हम देखें तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है जानना या टू नो। ठीक है, अब साइंस की परिभाषा, तो साइंस को कई तरीके से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, साइंस को कई प्रकार से डिफाइन किया जाता है। आप कई सारी परिभाषाएं इसकी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक परिभाषा जो लिखे हैं इसको समझिए। साइंस जो है ये प्रयोगों एवं अनुसंधानों, नियमों एवं सिद्धांतों, आप ये भी लिख सकते हैं। साइंस में क्या होता है कि कोई आदमी किसी घटना का प्रेक्षण करता है यानी अवलोकन करता है। ठीक है, प्रेक्षण करने के बाद अब उसके है उससे संबंधित एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, रिसर्च करता है और उसके बाद उसका विशेष एवं क्रमबद्ध ज्ञान और फिर उसके नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो विषय जो कि प्रयोगों एवं अनुसंधानों पर आधारित और किसी चीज के संबंध में विशेष एवं क्रमबद्ध जानकारी देता हो, ऐसे विषय को ही हम बोलते हैं। ठीक है, विज्ञान को आप अगर हिंदी में देखें तो विज्ञान बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज के बारे में जिसे बोलते हैं विज्ञान, तो आप ये भी बोल सकते हैं। अन्यथा आप डिफिनीशन लिख सकते हैं कि प्रयोगों आधारित
विशेष एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रयोगों एवं अनुसंधानों पर आधारित विशेष ज्ञान मतलब ये सिस्टम होता है, ये आप होता है, ठीक है। जैसे आप 10वीं क्लास में पढ़े, सबसे पहले पढ़ा, वस्तुओं का वर्गीकरण पढ़ा, फिर वर्तन, ये सब चीजें पढ़ा, फिर पढ़ा दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में, और करते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, ये सब पढ़ा। ये सब सिस्टमैटिक होता है। कोई नजर आने की कहानी है कि हम कहीं से शुरू हो गए और कहीं इसको एंड कर दिया, ठीक है। साइंस जो होता है वो विशेष एवं क्रमबद्ध ज्ञान होता है जो किसी भी विषय के संबंध में हो सकता है, ठीक है। तो वही बात कि प्रयोगों एवं अनुसंधानों पर आधारित विशेष एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, विज्ञान जो है इसको ब्रॉडली दो पार्ट में विभाजित किया जाता है, दो भाग में विभाजित किया जाता है। एक तो कहलाता है प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं, ये प्राकृतिक विज्ञान है। और दूसरा जो है सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। समाज के बारे में हम लोग, समाज का क्या है, भूत क्या था, भविष्य क्या होगा, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। मानव मानव का संबंध, संस्कृतियों का संबंध, ये सब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ब्रॉडली विज्ञान बताया जाता है प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान की इसको अगर हम देखें तो तीन आपको दिखाई देता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अजैव शाखा, ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान क्योंकि हम लोग हम लोग के बारे में पढ़ते हैं और जीव है, ठीक है। रसायन विज्ञान में हम पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जबकि जीव विज्ञान में हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये अजैव विज्ञान है, और जो जीव विज्ञान है ये जो है जैव विज्ञान है। चूंकि इसमें लाइफ का अध्ययन किया जाता है इसलिए इसको लाइफ साइंस कहेंगे, ठीक है। और ये नॉन लिविंग थिंग्स अध्ययन करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इसलिए इसको हम लोग अजैव विज्ञान भी कहते हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान की तीन शाखाएं हैं, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो क्या है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी शाखाएं हैं सामाजिक विज्ञान की, ठीक है। विज्ञान की भी और भी बहुत सारी शाखाएं हैं। यहाँ पर हम ब्रॉडली, चूंकि आप 11th-12th में हैं, तो जो स्कोप है, जितना हमें जानना चाहिए उतना ही बता रहे हैं। सामाजिक विज्ञान की और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे एक होता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, मानव विज्ञान। एक होता है थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। एक होता है फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफी मतलब उसको हम बोलते हैं दर्शन शास्त्र। साइकोलॉजी, उसको हम बोलते हैं मनोविज्ञान। होम साइंस, गृह विज्ञान, बहुत सारी शाखाएं हैं। ये ब्रॉडली आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, व्यापक स्तर पर बता रहे हैं। इसके अलावा भी ये नहीं कि इतना ही है, और भी बहुत सारी शाखाएं हैं। इन सबको एक साथ हम लोग कहते हैं ह्यूमैनिटीज, ठीक है। सामाजिक विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज, मानवता, ठीक है, मानवता नहीं, मानविकी, मानविकी, मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज, ठीक है। तो प्राकृतिक विज्ञान की बताया कि विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, और सामाजिक विज्ञान में इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र इत्यादि आते हैं। और भी इसकी शाखाएं हैं जिसमें से कुछ का मैंने नाम लिया। अब चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम फोकस करेंगे फिजिक्स पर। तो फिजिक्स जिसको हिंदी में भौतिकी कहेंगे, अंग्रेजी में हम फिजिक्स कहेंगे। तो फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, जो फिजिक्स वर्ड बना है, ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक यानी यूनानी भाषा, यूनान, ठीक है, ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है। फिजिक्स, देखिए कोई भी वर्ड है ना तो उसकी उत्पत्ति होती है कहीं ना कहीं दूसरी भाषा से, वो आया होता है, ठीक है। तो और उसकी उत्पत्ति को जानना चाहिए, खास करके जो फेमस वर्ड हैं उनकी उत्पत्ति जानना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बताया कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया से हुई है, उसी तरह फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है, ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है। और फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति,
प्रकृति क्या है? हमारे चारों तरफ जो है वातावरण, उसी को हम प्रकृति या नेचर कहते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कुदरती है, कुदरत है। तो कुदरत क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ है। ठीक है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, पहाड़, तापमान, सूर्य का प्रकाश, ये सब प्रकृति के ही पार्ट है। ठीक है, तो फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। ठीक है, अब परिभाषा इसकी हम देखें तो प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। प्रकृति में जो भी हो रहा है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ रीजन है, कारण है। तो प्रकृति और प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इसका अध्ययन ही कहलाता है भौतिकी। ठीक है, जैसे सूरज का उगना, ठीक है, ये एक प्राकृतिक घटना है। तो सूर्य का उदय क्यों होता है? सूर्य का उदय पूर्व से ही क्यों होता है? अस्त पश्चिम में ही क्यों होता है? ठीक है, हवा जो चलती है, वो हवा कभी पूर्वइया हवा चलती है पूरब से पश्चिम की ओर, कभी पछिया हवा चलती है। तो जो हवा चलती है उसका क्या रीजन है? जो सुबह और शाम के समय जो सूर्य सॉरी आकाश रक्ताव दिखाई देता है, उसका क्या रीजन है? ठीक है, तो प्रकृति में कई सारी घटनाएं हो रही हैं, उन सभी घटनाओं का जो अध्ययन है वही कहलाता है फिजिक्स। ठीक है, तो प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं के अध्ययन को हम लोग कहते हैं भौतिकी, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, अब फिजिक्स की बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक है, इसकी भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जिनको ब्रॉडली व्यापक स्तर पर दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम लोग कहते हैं चिर सम्मत भौतिकी, ठीक है, या क्लासिकल फिजिक्स। मतलब ये समझिए, एक तरह से चिर सम्मत का मतलब होता है प्राचीन, यानी जो शुरू से ही ट्रेडिशनली जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, वो चिर सम्मत भौतिकी में आता है। तो चिर सम्मत भौतिकी का मतलब होता है क्लासिकल, यानी कि जो शुरुआती था, जो प्राचीन था, ट्रेडिशनल था, उसको हम बोलते हैं। और दूसरा है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में पिछले 100-150 साल या 200 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग न्यूटनीय भौतिकी भी कहते हैं। ठीक है, चूंकि ज्यादातर ये न्यूटन के सिद्धांतों पर आधारित है। तो भौतिकी को ब्रॉडली दो पार्ट में बांटा जाता है। एक को हम बोलते हैं चिर सम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरे को हम बोलते हैं आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब चिर सम्मत भौतिकी को अगर आप देखें तो इसकी भी शाखाएं हैं। एक यह है यांत्रिकी, ठीक है, मैकेनिक्स। ठीक है, अब यांत्रिकी में हम लोग गति का अध्ययन करते हैं। याद कीजिए 9th क्लास में आप गति पढ़े हैं कि नहीं? ठीक है, आप पढ़े हैं कि दूरी क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, कण की गति का अध्ययन हमने किया। तो ये सब जो आपने पढ़ा गति के बारे में, ये गति के बारे में, या न्यूटन का नियम आप पढ़े होंगे। ठीक है, न्यूटन का प्रथम गति नियम, दूसरा गति नियम, ये सब जो है आपका मैकेनिक्स है। ठीक है, तो यांत्रिकी में हम लोग क्या करते हैं? गति का अध्ययन करते हैं, वेग का अध्ययन करते हैं, त्वरण का अध्ययन करते हैं, विस्थापन एवं तय की गई दूरी का अध्ययन करते हैं। तो इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, अब देखिए ऊष्मागत की अगली शाखा जो है वो ऊष्मागत की है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा एवं कार्य, इनके बीच में रिलेशन। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि कोई मोटरसाइकिल है या वाहन है, उसका एक इंजन होता है। इंजन में कोई ना कोई ईंधन लगता है, पेट्रोल या डीजल। ठीक है, वो पेट्रोल या डीजल जब जलता है तो जलने से ऊर्जा बनाता है। अब वो ऊर्जा जो है उस इंजन के पिस्टन के ऊपर दबाव डालती है, धक्का मारती है, जिसकी वजह से वाहन आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? ऊर्जा को हमने कन्वर्ट कर दिया कार्य में। ठीक है, कार्य में बदल दिया। इसी तरह कई जगहों पर कार्य को बदल दिया जाता है ऊर्जा में। तो ऊर्जा और कार्य के बीच में जो रिलेशन है कि किस तरह से ऊर्जा से कार्य और कार्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं ऊष्मागतिकी में। ठीक है, या एक तरह से समझ लीजिए कि ऊष्मीय ऊर्जा का अध्ययन हम लोग करेंगे, और उसके कारण जो भी कार्य होते हैं या कार्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, जितने भी आपको इंजन दिखाई देते हैं किसी भी वाहन के, ठीक है, किसी भी मशीन के, जो कोई ना कोई ईंधन के द्वारा चलते हैं, वो सभी थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पर काम करते हैं। इवन एसी जो होता है, एसी कूलर, ये सब भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पर ही काम करता है। ठीक है, अब आते हैं विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, विद्युत चुंबकत्व क्या होता है? जनरेटर आप जानते होंगे, मोटर जानते होंगे। तो जनरेटर मोटर आप ये पढ़े हैं।
ठीक है, 10th क्लास में याद कीजिए कि 10th क्लास का जो फिजिक्स का आखिरी चैप्टर था वो यही था। ठीक है, तो इसमें हम लोग विद्युत चुंबक पढ़ते हैं कि विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जनरेटर, ये सब विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम करने वाली मशीनें हैं। इसके बाद है तरंग यांत्रिकी और ध्वनि। तो इसमें हम तरंगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वेव मैकेनिक्स है ये, तरंगों का अध्ययन करते हैं। तो तरंग ये भी आप 9th में पढ़े थे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग पढ़े होगे, अर्घ तरंग पढ़े, यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सब जो पढ़े थे ये तरंग प्रकाश की था। ठीक है, वेब की था, वेब मैकेनिक क्या है, वेब है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, 10वीं में पढ़ के आए हो, ऑप्टिक्स पढ़े हो सब लोग, परावर्तन अपवर्तन ये सब पढ़े थे, मान रहे थे। ठीक है, तो ये जो ये क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे इसको। ठीक है, अब इसके अलावा जो है आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी में एक है क्वांटम यांत्रिकी, ये सब नया चीज। ठीक है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा, केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में ये सब आ जाएगा, और फिजिक्स में ये आपको मिलेगा, पढ़ोगे वहां मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स, ये मैक्स प्लांक नाम का एक वैज्ञानिक था। ठीक है, उसने एक क्वांटम सिद्धांत दिया, उस क्वांटम सिद्धांत पर ये आधारित होता है। ठीक है, जैसे अभी के समय में पहले कंप्यूटर बने, फिर क्या बने, सुपर कंप्यूटर बने, और अभी के समय में क्वांटम मॉडल पर क्वांटम कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, जिनकी जो क्षमता है कैलकुलेशन की वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। अब क्वांटम सिद्धांत क्या है आपको मिलेगा केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, वहां समझ लीजिएगा, अभी नाम जान लीजिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, ब्रांच है, ये कोई एक एकल घटना नहीं है, ब्रांच है, पढ़ने में टाइम लगेगा। फिर है परमाणु भौतिकी। ठीक है, केमिस्ट्री में भी इस चीज को हम लोग पढ़ लेंगे। तो परमाणु भौतिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटम के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु की बनावट क्या होती है। जैसा कि आप पढ़े होंगे कि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये बात केवल यही खत्म नहीं हो जाती, इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम ये एटम फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा है नाभिकीय भौतिकी, परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं। अब उस नाभिक की अपनी एक संरचना होती है। ठीक है, उस संरचना को अगर हम तोड़ देते हैं, जैसे किसी तत्व के परमाणु के नाभिक को हम तोड़ देते हैं, या दो तत्वों के नाभिक को मिला करके एक बड़ा तत्व का नाभिक बना देते हैं, तो इसमें बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो नाभिकीय भौतिकी में नाभिकीय ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, नाभिक की बनावट का अध्ययन किया जाता है, नाभिक की संरचना कैसे होती है, उसका विनाश कैसे होता है, और इसमें क्या ऊर्जा लगती है या मुक्त होती है, ये सब का अध्ययन हम लोग करते हैं। आज के डेट में परमाणु बम आप नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन बम नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन चालित ट्रेन का नाम सुने होंगे, अभी भारत में शुरू भी हुई है। तो ये सब न्यूक्लियर फिजिक्स पर काम करता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कुल मिलाकर भौतिकी की 8 शाखाएं हो गई। ठीक है, मिला लीजिए, चिरसम्मत भौतिकी में 5 शाखाएं हैं और आधुनिक भौतिकी में 3 शाखाएं हैं, तो टोटल 8। अब ब्रॉडली अगर हम देखें तो भौतिकी की 2 शाखाएं हैं, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। ठीक है, तो इसका नोट्स हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, और नोट्स डाल चुके हैं, आप लोग लिख भी लिए होंगे, एक बार हमने समझा भी दिया, इसको देख लीजिए। फिर आज शाम तक एक दूसरा लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिकी की क्या उपयोग है, फिजिक्स का क्या उपयोग है। ठीक है, फिजिक्स कहाँ कहाँ उपयोगी है। भौतिक विज्ञान जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विज्ञान है, क्योंकि इस विज्ञान के बगैर दूसरे विज्ञान का जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। तो आगे इससे संबंधित जो टॉपिक है कि भौतिक से संबंधित जिज्ञासा क्या है, भौतिकी से संबंधित इनका अनुप्रयोग क्या है अन्य विज्ञानों में या समाज में, क्या अनुप्रयोग है, ये सब चीजों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म किया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर को देखिए और ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए। थैंक यू।